Hello friends, good morning to everyone. Today I am going to discuss some important questions on articles. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैं बोला था कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आज आपके सामने अभी 10 क्वेश्चन इसमें है, फिर 20-40 के आसपास फिर क्वेश्चन और करवाएंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसके पहले पूरा आर्टिकल कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। तो अभी तक आर्टिकल के ऊपर आर्टिकल के बेस्ड पे कम से कम 3 से 4 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनाए गए हैं। आप सभी उन पहले लेक्चर को देख लें, उन पहले वीडियो को देख लें, और देखने के बाद जब पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि आप इस चीज को बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल सेकंड में ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बन सकता है, केवल आपका फोकस होना चाहिए इसके ऊपर। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि इसको बनाने के पहले आप सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर चुके होंगे, रिमेंबर कर चुके होंगे, सारे वीडियो को आप देख चुके होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि दिस इज डैश बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम पिछले लेक्चर में बात किए थे, अगर आपको याद होगा तो, कि जितने सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, याद करें आप, पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि जितने सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उन सब के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे पहले बताया था ये कि डिग्री को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने वहां पे 2 कंडीशन आपको बताया था, पहला सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द और दूसरा कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द। तो हम देखते हैं क्या है, यहाँ बेस्ट है तो बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, गुड। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर। इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट। तो हम देखे क्या थे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते थे। बिल्कुल इजी है, ये सारा रूल पढ़ाया हुआ है आपके पिछले लेक्चर में, आप देख भी सकते हैं उसको। सेकंड क्वेश्चन है, हायर यू गो कूलर इट इज। मतलब कहने को जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही हवा तेज लगेगी और हमें ठंड महसूस होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही ठंड लगेगी। तो 2 चीजें लगातार एक साथ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कूल हायर यू गो, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही आप ठंडा महसूस करेंगे। तो 2 चीजें लगातार समानांतर बढ़ रही है। और आपको बताया था इफ 2 पैरेलल थिंग्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन वी यूज आर्टिकल द इन केस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के केस में भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, बशर्ते 2 चीजें बढ़नी चाहिए लगातार या 2 चीजें लगातार घटनी चाहिए। तो यहाँ पे कहता है हायर यू गो, जैसे आप ऊपर जाएंगे उतना ही ठंड महसूस करेंगे। तो कूल, कूलर, कूलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री के केस में भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे तब जब 2 चीजें लगातार बढ़ रही हो या 2 चीजें लगातार घट रही हो। क्लियर है? एक चीज और देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में ही कंडीशन और बताए थे, जब 2 ऑब्जेक्ट में से या 2 व्यक्ति में से या 2 चीजों में से किसी को अगर बेस्ट बताना होगा, अच्छा बताना होगा, तो उस केस में भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। मैं बताया भी था आपको, आप देख लेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा। थर्ड, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज। कहता है जो साउथ अफ्रीका का जो सोना है बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। अब यहां पे हम देखते हैं क्या कि गोल्ड यहां पे क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन है। और आर्टिकल का रूल कहता है कि हम लोग मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल कहता है कि वी कांट यूज आर्टिकल द बिफोर मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे नाउन 5 होते हैं तो प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन,
मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। हाँ, लेकिन हम बताए थे कि जब स्पेसिफिक कंडीशन हो जाएगी, जब पार्टिकुलर सिचुएशन हो जाएगा, जब कोई विशेष स्थिति आ जाएगी, तो उस स्थिति में हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ गोल्ड देखते हैं, अब हम यहाँ पे नॉर्मल गोल्ड की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हर एक देश की गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। और जब मैं बताया था, जब किसी चीज को विशेष बनाना हो या उसको स्पेशल कंडीशन में लेकर जाना हो, तो या तो उसको किसी व्यक्ति से हम रिलेट करेंगे, या किसी ऑब्जेक्ट से उसको रिलेट करेंगे, या किसी कंट्री से उसको रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे मटेरियल नाउन है, इसको किसी देश से रिलेट करेंगे, यानी गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। हम पूरे वर्ल्ड के गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, जितना गोल्ड पूरे दुनिया में हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम साउथ अफ्रीका के गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोल्ड मटेरियल नाउन तो है, लेकिन ये क्या है, स्पेशल कंडीशन में है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में है, एक विशेष स्थिति में है, तब यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। चाहे तो आप वीडियो पॉज करें, है ना, और पूरे को खुद एक बार बनाकर देखें। आप जब कॉन्सेप्ट आपके पास पूरा है और आप वीडियो लेक्चर देख चुके हैं पहले वाला, तो आप वीडियो को पॉज करें यहीं पे और उसको एक बार बनाकर खुद देखें, आपसे बनता है या नहीं बनता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट इज डैश पॉपुलर गेम। क्रिकेट इज डैश पॉपुलर गेम। अब यहां पे देखते क्या है, हम एक रूल डिस्कस किए थे कि कभी भी गेम के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी गेम के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, लेकिन वही गेम का नाम अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में आ जाए, है ना, जब उसको स्पेसिफिक बना दिया जाए, विशेष स्थिति में उसका प्रयोग हम करते हैं, तो वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे लिखता है क्रिकेट इज, तो हमें पता है गेम के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। अब यार क्रिकेट ऑफ इंडिया इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर गेम की बात करें, पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं। अब इस गेम को हम किसी कंट्री से रिलेट कर रहे हैं। हम बार बार बता रहे हैं, जब किसी चीज को किसी से रिलेट करेंगे तो स्पेशल कंडीशन में चला जाता है। अब यहाँ पे कहते हैं क्रिकेट ऑफ इंडिया इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड, यानी जो भारत का क्रिकेट है पूरे दुनिया में फेमस है, प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। अब यहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, द। नेक्स्ट है दिल्ली इज डैश लंदन ऑफ इंडिया। हम आपको बताए थे कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर वही प्रॉपर नाउन किसी विशेष स्थिति में होगा तो वहां पे द का यूज होगा। जैसे दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज। हम कह सकते हैं किसी भी भाषा के नाम के पहले, किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो इंग्लिश इज अ इजी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे कि डू यू नो डैश इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक डू यू नो डैश इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको याद आ रहा होगा कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत मैं एक रूल बताया था कि द प्लस में लैंग्वेज नेम प्लस लैंग्वेज। यहां पे देखें लैंग्वेज नेम इंग्लिश है, लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो हमें किसकी जरूरत है, द का। तो ये रूल हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आपको पढ़ाए थे कि लैंग्वेज का नाम दिया हुआ होना चाहिए, तो इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए, तो लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड भी लिखा हुआ है। अब इसके पहले आर्टिकल द लगाना होगा, यह अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कहते हैं पियानो डैश ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, है ना, उन सभी के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गिटार, द पियानो, द तबला, है ना।
तो यहाँ पे पियानो है, ये क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। एग्स आर सोल्ड डैश डजन, मतलब जो एग्स है, अंडे हैं, उसको दर्जन के हिसाब से हम बेचते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे एग्स, यहाँ पे प्लूरल नाउंस है, और आपको बताया गया है कि जब भी प्लूरल नाउंस होगा उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल नाउंस के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन प्लूरल नाउंस के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे एग्स है, अब अगर सपोज यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स होता और यहाँ पे मुझे ए और एन में से किसी एक को फिल अप करना होता, पुट अप करना होता, तो यहाँ पे सोचो हम क्या लिखते। अगर सपोज ए और एन में से मुझे कोई सिलेक्शन करना होता, यहाँ पे लिखना, तो सोचो क्या लिखते, क्योंकि ई तो वॉवेल है, वहाँ पे वॉवेल के पहले तो हम एन लगाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये क्या है, प्लूरल नाउंस है, और प्लूरल नाउंस के पहले कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी आर्टिकल हम नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड बाय द डजन, जब भी दर्जन की बात करें, ये हमेशा डजन के साथ द आर्टिकल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, आई पैटेड हिम ऑन डैश शोल्डर। आप ध्यान रखें कि जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, उन सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लिसन केयरफुली अगेन, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, उन सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले आर्टिकल द का हम प्रयोग करते हैं। एक चीज और ध्यान रहे, किसी बुक में लिखा हुआ है कि किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के आगे अगर किसी डिजीज का नाम दिया हुआ है, किसी बीमारी का नाम दिया हो, तो उस स्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले कोई भी डिजीज दिया हो नहीं दिया हो उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करना है। अगर दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो फिर भी अच्छी बात है, हम दोनों की स्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा क्या, ये पूरे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो गए तब जब हमने पूरा आर्टिकल कॉन्सेप्ट अपने पास रखा। तो आप पहले क्वेश्चन को जब आप डिस्कस कर रहे हैं, जब इसको आप वीडियो को देख रहे हो, तो आप वीडियो को पहले पॉज कर दें, वहीं पे प्रीवियस लेक्चर को देखें, फिर आपसे ऑलरेडी खुद ब खुद बनता चला जाएगा। फिर आप किसी बुक को फॉलो करें, किरण पब्लिकेशन करें, रेहन पब्लिकेशन करें, लूसेंट का फॉलो करें, ग्रामर कोई ही बुक फॉलो करें, बिल्कुल बनेगा, 110% बनेगा। अगर नहीं बनता है आप बिल्कुल उसी समय कमेंट करें, बिल्कुल आपका रिप्लाई हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करेंगे कि एमटीएस वगैरह में या एलडीसी वगैरह में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो सम टाइम जो बात करिए बोर्ड बेसिस पे है। अब इसी बात करते हैं एन का यूज कहाँ करते हैं, तो आपको पता ही है कि जहां पे सेमी भावेल होता है उसके पहले भी एन का यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे रहता आई एम डैश एम ए, तो एम ए एम क्या होगा, सेमी भावेल होगा, उसके पहले एन का यूज करेंगे। तो ये बेसिक चीज था और ये बोर्ड लेवल तक था। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं कि जनरली अगर इस चीज को देखा जाए तो हम इसको कैसे कंपटीशन लेवल तक लेकर जा सकते हैं। ये आर्टिकल एक बेसिक चैप्टर होता है और हम जान ले ऐसा कि ये जनरली एग्जामिनेशन कंपटीशन की बात करें तो 2 से 3 मार्क्स का जनरली आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो अभी हमने देखा फिल अप द ब्लैंक्स के बेसिस पे, अब हम लोग देख रहे हैं एरर के बेसिस पे। तो इसमें आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने क्या देखा कि किस चीज के पहले द लगेगा और किसके पहले ए लगेगा, किसके पहले एन लगेगा, और फिल अप द ब्लैंक्स के बेसिस पे था। अब हम देख रहे हैं एरर के बेसिस पे। अब इसमें देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पार्ट है, जहाँ तक ये स्लैश दिया हुआ है ए पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी पार्ट है, फिर उसके बाद सी पार्ट है, फिर डी पार्ट है, फिर ई पार्ट है, यानी नो एरर।
तो आपको पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें, आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद किस पार्ट में एरर है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, माई नेबर along with his children, मेरा पड़ोसी अपने बच्चों के साथ is going tonight, आज की रात to see a ताजमहल, ताजमहल देखने गया at आगरा, आगरा में। नो एरर, मतलब मेरा जो पड़ोसी है आज रात को ताजमहल घूमने गया, देखने गया। इस पूरे सेंटेंस में आपको फाइंड आउट ये करना है कि इस पूरे सेंटेंस में एरर क्या हो सकता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो समझ में एक चीज आ रहा है कि जितना भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होता है, जितना भी ऐतिहासिक महल होता है, उन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ऐसा मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला, द जामा मस्जिद, द ताजमहल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ताजमहल है एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, यूनिक प्लेस है, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यानी हम कह सकते हैं जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, वो सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में है? सी पार्ट में एरर है। बिल्कुल इजी है। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए एरर फाइंड आउट करने के लिए किस पार्ट में एरर है, तो आप ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स कि जनरली जो कंपटीशन की बात हम करते हैं, एसएससी की बात करते हैं, यूडीसी की बात करते हैं, एलडीसी की बात करते हैं, एमटीएस की बात करते हैं, एयरफोर्स की बात करते हैं, तो उस वैसे तरह की एग्जामिनेशन में जनरली इस तरह के ही आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसमें फिल अप द ब्लैंक्स काफी कम दिए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एरर फाइंड आउट करना हो तो पहले पूरे सेंटेंस को बिल्कुल आप इजी तरीके से पढ़ें, देखिए कहां पर एरर हो सकती है, उस सेंटेंस का मीनिंग भी समझना अनिवार्य है, उसको कोशिश करें समझने का। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखते हैं। इसमें तो समझ में आ गया कि फर्स्ट में ये ताजमहल है, ताजमहल के पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग नहीं होता है। अब यहां देखें, एन ओल्ड मैन इन द क्राउड, एक बूढ़ा व्यक्ति भीड़ में से वार्न जूलियस सीजर, जूलियस सीजर को चेतावनी देता है फ्रॉम द डेंजर डेथ, कि तुम्हारी जो मृत्यु है काफी खतरनाक तरीके से होगी, ऑन सर्टेन डे, एक निश्चित दिन पे। आपको पता है कि अगर इंग्लिश के इतिहास में देखें, इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, जूलियस सीजर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन क्लास 10th सीबीएसई एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड, लास्ट चैप्टर इज ड्रामा that is written by Julius Caesar। उस चैप्टर में देखेंगे जूलियस सीजर का काफी प्रसिद्ध ड्रामा दिया हुआ है। तो उसमें जूलियस सीजर की मृत्यु कैसे होती है, एक इसका एक अलग से नोवेल भी है, एक अलग से मोटिव बुक भी है, उसमें आप पढ़ेंगे तो जूलियस सीजर काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बताता है कि किस प्रकार से पहले रोम में डिक्टेटरशिप था, तानाशाह था, वहां पे डेमोक्रेसी कैसे लाई गई, लोकतंत्र वहां स्थापित कैसे किया, उसमें जूलियस सीजर क्या रोल प्ले करता है। जूलियस सीजर एक व्यक्ति का नाम है ना, जिसको वहां के लोग एक षड्यंत्र करके, कॉन्स्पिरेसी रच करके उसको मार देते हैं। तो उसकी मृत्यु कैसे होती है, अपने ही फ्रेंड होते हैं, अपने ही मित्र जूलियस सीजर के, मतलब बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड जूलियस सीजर के, जिसपे ये ब्लाइंड फेथ, आंख बंद करके भरोसा करता था, वही मित्र एक दिन क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, और उस षड्यंत्र के अंतर्गत इसको मार दिया जाता है, इसके पेट में छुरा भोंक दिया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। काफी लंबी कहानी है और पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्ट भी आएगा, और हम कह सकते हैं ये एक तरह से रियल कहानी है और काफी फेमस रहा है जूलियस सीजर इंग्लिश के इतिहास में। हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। अभी फिलहाल देखते हैं क्या, एक वृद्ध व्यक्ति भीड़ में से खड़ा होकर बोलता है, जूलियस सीजर को चेतावनी देता है कि तुम्हारी मृत्यु अगर बहुत खतरनाक होगी और निश्चित होगी, वो वार्न करता है, लेकिन जूलियस सीजर उस चीज को नहीं सुनता। ये कहानी बहुत लंबी है, आप यहाँ देखें। अब यहाँ पे देखें सर्टेन, यहाँ पे एक ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, और आपको पता है कि जब भी निश्चित दिन होगा तो एक निश्चित दिन होगा जिस दिन जूलियस सीजर की मृत्यु होगी।
ऑन सर्टेन डे नहीं होगा, क्योंकि सर्टेन डे इसलिए नहीं होगा, ये ऑन यहाँ इसलिए नहीं होगा कि कभी भी सर्टेन वर्ड के पहले ऑन प्रीपोजिशन का हम लोग यूज नहीं करते हैं। एक दिन निश्चित मृत्यु होगी तो यहाँ पे एक सर्टेन मतलब निश्चित दे, एक दिन, ए डे, अ सर्टेन डे, तो यहाँ पे ऑन की जगह क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। छोटा छोटा चीज है, आप ध्यान देंगे वहां पे। नेक्स्ट है he does not, जहां पे आपको मैं बताता जा रहा हूं वहां पे नोट तैयार करते चले जाएं, है ना, कॉपी पर लिखते चले जाएं कि कहां पे किस तरह के सिचुएशन होंगे, तो वहां पे हम लिखेंगे। क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा छोटा है और पूरा हम मटेरियल को नहीं लिख पा रहे हैं, कम से कम 25-30 क्वेश्चन इस पे मैं करवाता, लेकिन थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा मैं कम करवा रहा हूं, लेकिन ध्यान देंगे इसमें। he does not like dash this type of a man who does nothing but find out fault in others, no error। अब इसी को पहले समझे। he does not like, वह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, he does not like this type of man, वह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता है जो who does nothing, जो कुछ काम नहीं करता है, but लेकिन find out fault in other, लेकिन दूसरे में गलती ढूंढता है। मतलब इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ, वो ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता है जो खुद तो कोई काम नहीं करता है बल्कि दूसरे के काम में कोई गलती निकालता है, तो वैसे इंसान को पसंद नहीं करता है। अब ये सेंटेंस है, आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ बी पार्ट है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ पे ई है, इसमें नो एरर। आप देखें कौन से पार्ट में एरर है। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन को बना रहे हो तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, उसको ध्यान से देखें कि हाँ किस पार्ट में एरर हो सकती है। जब भी ऐसा सिचुएशन है तो वीडियो को पॉज करें सबसे पहले और देखें किस पार्ट में एरर है। तो हम यहाँ देखते हैं एक पार्ट में एरर हमें समझ में आ रहा है, जैसे ये पार्ट को ध्यान से देखें, टाइप ऑफ अ मैन। अब यहाँ देखिए, जब भी टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, जब भी इस तरह के वर्ड होते हैं तो कभी भी उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ मैन या दिस टाइप्स ऑफ मैन, ए नहीं होता, दिस टाइप ऑफ अ मैन नहीं होता है, दिस टाइप ऑफ मैन होता है, ए का यूज नहीं होता है। तो आपका नोट में क्या लिखना है कि वी कांट यूज आर्टिकल ए एंड द आफ्टर दिस टाइप ऑफ, दिस टाइप्स ऑफ, दिस काइंड ऑफ, दिस काइंड्स ऑफ, इनके बाद कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आप ऐसे नोट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यानी इसमें एरर किस पार्ट में है, इसमें एरर बी पार्ट में है। इसमें एरर कौन से पार्ट में था, डी पार्ट में था। एग्जाम में कैसे आता है, एक ओ मार्क शीट दिया रहता है, आपको फिल अप द ब्लैंक्स करना होता है। ओ मार्क शीट में लिखा रहता है ए बी सी डी ई, तो आपको देखना है कि इसमें ए पार्ट, सी पार्ट में एरर था तो सी को ऐसे हम क्या करेंगे, फिल अप द ब्लैंक्स कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू, नो एरर। इसमें क्या है कि द इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश का मतलब ये भाषा से तात्पर्य नहीं है। इंग्लिश का मतलब यहाँ पे कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश भाषा नहीं, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। द इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड की बात कर रहा है। यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब किसका बात कर रहा है, इंग्लैंड की बात कर रहा है। यानी इंग्लैंड के लोग डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के युद्ध में फ्रेंच को हरा दिया गया था इंग्लैंड के द्वारा। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा फ्रेंच को डिफीटेड मतलब हरा दिया गया था, किसमें, वाटरलू के युद्ध में। अब इसमें एरर फाइंड आउट करना है, पार्ट ए में एरर है या पार्ट बी में है या सी में है या डी में है, आपको इसको ध्यान से देखना है। तो आपको एक मैं रूल समझाया था कि कभी भी, अब यहाँ पे देखना क्या है, ये फ्रेंच है, ये क्या है, फ्रेंच। यहाँ पे ये लैंग्वेज नहीं है, जिस प्रकार से इंग्लिश यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज नहीं है, ये इंग्लैंड को शो कर रहा है, इंग्लैंड के बारे में बता रहा है, ठीक उसी प्रकार से फ्रेंच कंट्री को बता रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे द फ्रेंच होगा, क्या होगा, द फ्रेंच होगा। क्योंकि जब वहां पे इंग्लिश कोई भाषा नहीं है तो आप श्योर हो जाए ये भी कोई लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ फ्रेंच एक कंट्री को शो कर रहा है।
क्लियर है? तो द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, दोनों कंट्री की बात कर रहे हैं, और जब भी कंट्री की बात करते हैं वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो आप इसमें देखें क्या, ये 4 से 5 क्वेश्चन मैं इस पे डिस्कस किया, और 10 से 10-11 क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पे डिस्कस किया। आप पूरे क्वेश्चन को, अभी इसमें टाइम टेकन ज्यादा होगा, इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारा बन सकता है ना, इससे पीडीएफ मैं कोशिश करूँ आपको प्रोवाइड करें, लेकिन आप कोशिश करें क्या, इस सारे क्वेश्चन को आप दोबारा देखें, रिवाइज करें, और जितने पहले कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उन सभी को रिवाइज करें, देखें कि कहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है, किस चीज की जरूरत है। क्लियर है? और इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं, और टाइम उतना नहीं है कि पूरा क्वेश्चन दें, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन आप इस चीज को देखें, नेक्स्ट क्लास में जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा, है ना, वो कोशिश करेंगे कुछ लिटरेचर के 1-2 पार्ट पे वीडियो बनाने का, या हो सकता है स्पोकन के पार्ट में वीडियो बनाने का, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, है ना, आप श्योर रहें कि बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। हम जितना भी ये पूरा कर रहे हैं, जितना भी वीडियो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, वो केवल आपकी पढ़ाई रुक ना पाए, आपका कोई भी लॉकडाउन आपकी बाधा ना हो पाए, मतलब आप 12th बोर्ड की तैयारी बिल्कुल परफेक्टली कर सकें, बस उस चीज को हम दिमाग में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपको कंटिन्यूअस वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है, आप इसको ध्यान से देखें, समझें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी बुक का क्वेश्चन कहीं से भी आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जरूर हम रिप्लाई करेंगे। क्लियर है? और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।